बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यू करते हैं सवाल जहाँ पर रुके थे हमारे। A business has provided the extracts from trial balance at 31st December 2018. आपका ट्रायल बैलेंस, साथ बैठ जाओ ना आप दोनों। आपका ट्रायल बैलेंस एडमिन एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कितने से? 150 मिलियन से। जो पे किया वो रिकॉर्ड किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 1.5 मिलियन इज आउटस्टैंडिंग। आपका एक्सपेंस इनकर हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, अक्रूड एक्सपेंस। तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के लिहाज से उसको इसी अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस बन जाना चाहिए। कैसे? एक्सपेंस डेबिट करके, लायबिलिटी क्रेडिट करके। नो एडजस्टमेंट फॉर द बिल हैज बीन रिकॉर्डेड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सपेंस। ये लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जितना साल भर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ है वो पे भी हो चुका है और रिकॉर्ड भी हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का पार्ट भी बन चुका है। इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इन ट्रायल बैलेंस एडवांस रेंट इज 1.2 मिलियन। और इसी बैलेंस के अंदर एडवांस रेंट यानी प्री पेमेंट कितनी है? 1.2 मिलियन। व्हाट is the amount of admin expenses to be shown in the statement of comprehensive? दो एडजस्टमेंट बन रही है। एक तरफ एडमिन एक्सपेंस बढ़ाना है, कैसे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की वजह से कितने से? 1.5 मिलियन से। और अक्रूड एक्सपेंस यानी कि लायबिलिटी क्या कर देनी है आपने? क्रेडिट कर देनी है। कितने से? 1.5 मिलियन से। दूसरा आपने एक काम और करना है, आपने प्री पेमेंट डेबिट कर देनी है 1.2 मिलियन से और एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट कर देना है आपने 1.2 मिलियन से। इसका मतलब इस बैलेंस में एक्सपेंस बढ़ाया आपने 1.5 मिलियन से, ये हो गया 151.5 मिलियन। फिर एक्सपेंस किया 1.2 मिलियन से तो ये बचा 150.3 मिलियन। 150.3 मिलियन। देखो भाई मिलियन इधर ही लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये एसओसीआई में क्या होगा? इफेक्ट जाएगा। एसओएफपी में लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे अक्रूड एक्सपेंस 1.5 का, एसेट साइड पर दिखाएंगे प्रीपेमेंट 1.2। सवाल आ गया, जो अभी हमने बोला वही सवाल रिपीट होकर आ गया। A business has provided the following extract of trial balance। वही एडमिन एक्सपेंस 150 मिलियन का है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ड्यू हो चुका है 1.5 से लेकिन पे नहीं हुआ और 1.2 मिलियन का एडवांस रेट है। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, इनमें से कौन सा जुमला, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है एडमिन एक्सपेंस के हवाले से? अक्रूड एक्सपेंस आएगा 1.2 मिलियन का, प्री पेमेंट आएगी 1.5 मिलियन की। नो, अक्रूड एक्सपेंस आएगा 1.5 मिलियन का, प्री पेमेंट आएगी 1. कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी एंड प्री पेमेंट इज करंट एसेट। कौन सा आंसर करेक्ट है? पक्का? कंफर्म? देख ले, सोच ले। तो वही जो एक एमसीक्यू से एक बात निकलती है ना, वो आपको दिखाई देती है। चलिए, डेप्शन का रिवीजन हो रहा है। फॉर्च्यून ट्रेडर वाला सवाल करवाया, उस पर एक पीस ऑफ एक्सट्रैक्ट दे दिया आपको।
The following is the summarized trial balance of Fortune Traders for the year ended 30th June 2016. Plant and machinery at cost 6,650 million. Yeah, sorry, 6 million. गलत बोल दिया मैं. 6,650,000. जो प्रोविजन 1000 है, मिलियन नहीं. अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी अक्यूमुलेटेड डेप्शन कौन सी डेट पर? हम कहां खड़े हैं? इसका मतलब दिस बैलेंस सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट. एडिशनल इंफॉर्मेशन तब तो भाई ऑन 1 मार्च 2016 जागना है. ऑन 1 मार्च एफटी पेड एन एडवांस ऑफ रुपीज 3,30,000 फॉर परचेज ऑफ मशीन. जागे. एफटी ने 3,30,000 यानी 330 लेना है इसको आपने 1000 में. क्या पे किया? एडवांस पे किया. तो एडवांस पे करते मशीन आ गई. मशीन आते ही मशीन कैपिटलाइज होनी चाहिए? नहीं. इस एडवांस की एंट्री बननी चाहिए थी कैश या बैंक क्रेडिट. ये एंट्री जानी चाहिए थी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर. वहां रेफरेंस आना चाहिए था एडवांस का. एडवांस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट. पक्का ये एंट्री बननी चाहिए थी. और जब मशीनरी रिसीव करते तो एंट्री बनाते मशीनरी डेबिट एडवांस क्रेडिट. तो हर स्टेप की एंट्री आपको आनी चाहिए. अच्छा जी, ओके. तो कहता है ऑन 1 मार्च 2016 इसी अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है. ये अकाउंटिंग पीरियड 30 जून 2016 पे एंड हो रहा है. ये एफटी पेड इन एडवांस ऑफ 330 फॉर परचेज ऑफ मशीन एंड डेबिटेड इट टू प्लांट एंड मशीनरी. एडवांस पे करते ही ये समझा कि उसने मशीन खरीद ली है, तो उसने इस अमाउंट में इसको डेबिट किया हुआ है. यानी ये 6,650 में 330 क्या है? शामिल है. तो अगर मशीन नहीं आई, अगर 30 जून तक भी मशीन नहीं आई, तो ये अमाउंट इधर डेबिट हुआ होना चाहिए, एडवांस में डेबिट होना चाहिए. द मशीन वॉज डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर 2016. एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा 30 जून पे मशीन डिलीवर नहीं हुई. एग्जामिनर बोलेगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में डिलीवर हुई. तो बात तो एक ही है ना, बात को पिक करना है. अगर 1 सितंबर 2016 को मशीन डिलीवर हुई तो 30 जून 2016 तक मशीन क्या थी? डिलीवर्ड थी, अनडिलीवर्ड थी. तो इसका मतलब हमारा दिया हुआ पैसा प्लांट एंड मशीनरी एडवांस है. तो सबसे पहले इस बैलेंस में मौजूद बैलेंस को करेक्ट करने की जरूरत है. क्या करें सर? एडवांस को डेबिट कर दें 330 से, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दें 330. आवाज नहीं है. पक्का कंफर्म? सोचिए, दिमाग चलाइए. पहली एंट्री समझ में आ गई? इसका मतलब प्लांट एंड मशीन में मैं जो बैलेंस है वो एडवांस का गलत शामिल हो गया. अगर आपने उसको उसी में रहने दिया तो आप गलती से उस पर क्या करेंगे? डेप्शन चार्ज कर रहे हैं. अच्छा, एफटी डेप्रिशिएट्स इट्स फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन. डेप्शन इज टू बी चार्ज ऑन रिटन डाउन वैल्यू WDV. मतलब डेप्शन चार्ज होती है WDV पर, मतलब रेट लगता है WDV पर. तो वो कौन सा मेथड है जिसमें रेट लगता है WDV पर? RBI. प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 10%. रेट कितना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्शन टू बी चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? कोई मसला नहीं है, सिंपल. सबसे पहले क्या करें आप निकालें कॉस्ट. आपने कहा कॉस्ट थी 6,650, उसमें से आपने माइनस करवाया 330 जो कि गलत कैपिटलाइज हुआ. आवाज नहीं आ रही. तो 6,320 करेक्ट कॉस्ट है. इसमें से लेस करवा दी आपने ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो अगर आपने करेक्ट कॉस्ट में से करेक्ट ओपनिंग अक्यूमुलेशन लेस करवा दी, क्या मिल गई आपको? ओपनिंग WDV. आवाज नहीं आ रही. 3,000
अच्छा अब ये सोचें 3906 में कोई एडिशन है, कोई इस साल नया एसेट आया है? हाँ सर 330 था लेकिन वो भी आया नहीं है, वो तो हमने वैसे ही निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ इस साल का रेट इस पे लग जाएगा। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3906 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, आवाज नहीं आ रही बेटा, 391 कर दें, चल 391 कर दें, 390। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 3906 ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में इस साल की डेप्रिसिएशन का करते हैं मजीद लेस करते, तो अब जो आंसर होगा वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के बराबर होगा। आवाज नहीं आ रही यार। तो डब्ल्यूडीवी एज ऑन 30 जून 30 जून 2016 कितनी बेटा? 3000, बोलो यार बोलो, 3515। यार जवाब नहीं दे रहे यार, जवाब दे दिया करें भाई लाजमी। अब इस चीज को फाइंड करने के दो तरीके हो गए सर। एक तरीका ये भी है, कॉस्ट लिखी आपने 6320 कॉस्ट है, करेक्ट? उसमें से लेस करवा दी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक दी हुई आपको अक्यूमुलेशन कब, एज ऑन 1 जुलाई 2015, आवाज ही नहीं आ रही, कितनी 2414। इस बैलेंस बीडी में आपने इतने अमाउंट से एंट्री पास की, क्या एंट्री पास की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से? 391 से। इतना अमाउंट चला गया एसओसीआई में, इतना अमाउंट चला गया एसओएफपी में, आवाज नहीं आ रही, और 391 इसमें मजीद क्या हो गए, शामिल हो गए। और इसका हमने कर दिया सम। वो सम किसके बराबर आया सर? क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के। जवाब नहीं मिल रहा। जब हमने क्लोजिंग कॉस्ट से क्या मैच की? क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी? 2800। यार सही बोलो यार। तो हमें क्या मिल गई? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, वही 3515। मतलब इस आंसर तक आने के बहुत सारे रास्ते। ऊपर वाले तरीके से मैं ऑलरेडी ओपनिंग अक्यूमुलेशन माइनस कर चुका था, तो मुझे इस बैलेंस पे कैलकुलेट करनी थी इस साल की डेप्शन, और जस्ट मैंने इसको लेस करवा दिया, मिल गई क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। यहां पर मैंने क्या किया, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को पहले क्या बनाया? क्लोजिंग बनाया। फिर बैलेंस शीट से क्लोजिंग अक्यूमुलेट डेप्शन का किया, मैच किया, तब भी क्या मिल गई? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब इसके जो भी सवाल पूछ ले, 3 सवाल पूछ सकता है, बताओ इस साल इस एसेट की वजह से कितना इंपैक्ट एसओसीआई में जाना चाहिए? जवाब है 391, आवाज ही नहीं आ रही। दूसरा सवाल, इस साल अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी क्या है? जवाब है 2805। फिर तीसरा सवाल, इस साल इस एसेट का एसओएफपी में कितनी नेट या कितनी डब्ल्यूडीवी जानी चाहिए? जवाब है 3515। तो इस क्वेश्चन से जो जो सवाल बन सकते हैं वो आपके साथ नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा जी, यही बात कर रहा है पक्का? व्हाट सवाल हो, ये पक्का कंफर्म, कोई चेंज तो नहीं है ना? चलें गुड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ? क्या जवाब दे दे, एसओएफपी में कितना जाना चाहिए? तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अगर क्वेश्चन सेम है तो कोई मसला नहीं, यही आंसर है। सवाल, Azam owns a retail outlet with the name Azam Auto Part Store. The trial balance as at 30th June 2015 is as follows. Bank loan 5050,
इंटरेस्ट एक्सपेंस 600, इस टोटल को इग्नोर कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस के टोटल होगा जो इसने एज लिख दिया है, और वो ट्रायल बैलेंस हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन टोटल दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मतलब इट इज टोटल, लेकिन क्योंकि ऊपर के बैलेंस मौजूद नहीं है, लिहाजा इग्नोर दिस। बैंक लोन वाज रिसीव ऑन 1 जुलाई 2014। आदम कहाँ खड़े, लोन कब लिया हमने, इसका मतलब लोन लिए हुए कितना अर्सा हो गया, 1 साल। इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून हैज बीन क्रेडिटेड, कमाल हो गया, इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून, आखिरी महीने का जो इंटरेस्ट है वो अलग से लायबिलिटी नहीं बना, बल्कि उसको आपने कहां क्रेडिट कर दिया, लोन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो बड़ा आसान सा, इसका मतलब इंटरेस्ट, सुन लो यार, कॉन्सेप्ट अपने आप से सवाल करो, बेटे ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। पहला सवाल, क्या 12 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, हाँ हुआ। कौन से मंथ के इंटरेस्ट को अक्रूड करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी मंथ के इंटरेस्ट को उसने खुद ही अक्रूड किया हुआ है, बजाय इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट क्रेडिट करने के उसने लोन अकाउंट से क्रेडिट किया। कितने मंथ के इंटरेस्ट से, 1 मंथ के इंटरेस्ट से या 12 महीने के इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ है 12 महीने का, तो अक्रूड 1 महीने का क्यों कर रहा है, तो सर इसका मतलब ये 11 महीने का इंटरेस्ट पे भी हो चुका है, तो इसका मतलब 11 महीने का इंटरेस्ट पेड है, 1 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा 12 महीने का एक्सपेंस शो कर रहा होगा डेबिट साइड पर, तो इसका मतलब ये जो 600 आपका एक्सपेंस है ये पूरे 12 महीने का है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दें तो पर मंथ एक्सपेंस नहीं मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 50। इसका मतलब इस 5000 में 50 रुपए क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब ये क्यों क्रेडिट हुए हैं, क्योंकि आपने इंटरेस्ट को अक्रूड करते वक्त एंट्री बना दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 50 से, जिससे ये बैलेंस 550 से बढ़कर 600 हो गया, और ये बैलेंस 5000 से बढ़कर लोन क्रेडिट कर दिया आपने, हालांकि लोन क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट करना चाहिए था। अब क्या कर दें, एडजस्टमेंट पास करें, लोन डेबिट 50 से, लोन डेबिट 50 से, इंटरेस्ट क्योंकि लोन जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में और इंटरेस्ट पेबल जाएगा करंट लायबिलिटी। तो पूछने वाला क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 50। ये सवाल जब ओरिजिनल सवाल में आया ना तो उसका लेवल कुछ और है बेटा, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट दे दूं, क्या दे दूं कि इंटरेस्ट है 12%, कमाल है भाई, कमाल कर दिया लड़के, इंटरेस्ट कितना है 12%, 101%, 12% पूरे साल का, 1% एक महीने का, तो ये लाइबिलिटी जो है वो 1% से बढ़ी हुई है। वो जो आप वीडियो में देख कर आए उधर 3% था, उधर क्वार्टर का इंटरेस्ट था, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो, ये वाला फाइनल अकाउंट अगर आपने देखा है तो, ये वाला फाइनल अकाउंट अगर आपने देखा है तो वो वहां क्वार्टरली था, तो इसलिए वहां मैंने 3 मंथ्स का लिया था ना 3%, यहाँ तो 1 मंथ का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कितना है 101%।
तो इस 5050 को डिवाइड करेंगे 101 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। वालेकुम अस्सलाम। समझे बात या नहीं? क्योंकि ये बैलेंस प्रिंसिपल के ऊपर 1% का इजाफा करने के बाद है। तो अब ये प्रिंसिपल नहीं रहा ना, ये प्रिंसिपल प्लस 1% हो गया, ये खुद क्या हो गया 101% हो गया। सोचें इस बात को, जरा दिमाग चला। नहीं बेटा भाई जवाब ही नहीं दे। खैर फिल वक्त तो ये आसान सवाल था, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अगला सवाल सर। Rambo Lights has prepared a trial balance for the year ended 31st December 2016. Rambo Lights ने ट्रायल बैलेंस बनाया है 31 दिसंबर 2016 का। क्या शो की है? मिसक्लेनियस इनकम कितनी? अदर इनकम 45 मिलियन, ये बोल दें। कहता है तवज्जो तवज्जो, ये वही है जो इससे कल की क्लास में करवाया था। मिसक्लेनियस इनकम इंक्लूड्स, यार जागो जागो, इस 45 मिलियन में शामिल है कितना? 12 मिलियन, जो कि मिला है अगेंस्ट एनुअल, पूरे साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि एक्सपायर होगा 30 अप्रैल 2017 को। तो ये जो जिस कॉन्ट्रैक्ट की रकम मिली है आपको, उस कॉन्ट्रैक्ट के 12 महीने कब पूरे होंगे? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। कब? अप्रैल को। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के कितने महीने इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करते हैं? 8 महीने। इसका मतलब इधर आपने पूरा 12 महीने का अमाउंट क्या मान लिया है? इनकम। तो 12 मिलियन में से 8 मंथ के अमाउंट को इनकम ही रहने दो, और 4 मंथ के अमाउंट को इसमें से क्या कर दो? रिवर्स कर दो, अनअर्न्ड मान लो। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। तो कहता क्या है? एडजस्टमेंट पहले पास करो। एडजस्टमेंट कितने से बनाओगे? 8 मिलियन से 4 मिलियन से। 4 से बनेगी ना। 12 बना हुआ है इनकम, 12 में से कितना इनकम नहीं है? जो इनकम नहीं है उसको इसमें से निकाल दो, ताकि 8 इसमें इनकम रह जाए। तो एंट्री क्या बनी? मिसक्लेनियस, मिसक्लेनियस इनकम डेबिट। आवाज नहीं आ रही बेटा। अनअर्न, अनअर्न इनकम क्रेडिट। जवाब नहीं दे रहे आप लोग बेटा। क्या बेटा? 4 मिलियन निकाल तो लें पहले। 12 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आया? 4 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में मौजूद कितनी इनकम है, उसको हमने कम कितने से किया? तो अब हमारी जो बनेगी एसओसीआई, उसमें हम कितनी मिसक्लेस इनकम दिखा देंगे? 41 इनकम। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अनअर्न्ड इनकम कितनी दिखाएंगे? 4 मिलियन। कोई मसला। और इस मिसक्लेस इनकम में हम कॉन्ट्रैक्ट की इनकम कितनी दिखाएंगे? 8 मिलियन। जाहिर सी बात। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वही सेम क्वेश्चन है, और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिसप्लेस्ड इनकम टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अनअर्न्ड इनकम। जवाब क्या होगा? 4 मिलियन। ठीक है, ये 4 मिलियन वाला जवाब आ जाएगा इसके। जी, ट्यूलिप enterprise. Following is an extract from the trial balance of Tulip Enterprises for the year ended 31st December 2017. ठीक है, ईयर एंड जरा देख लीजिएगा आंखें खोलकर। 31 दिसंबर 2017 हम यहाँ खड़े हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड भी लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2017।
तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में कभी भी एक वक्त में दो स्टॉक देखने को नहीं मिल सकते आमतौर पर। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है तो ट्रायल बैलेंस पीरियोडिक वाला है और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आना बाकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रिएट करें किस पर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है तो फिर आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखना चाहिए, ताकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसे शामिल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सिस्टम कौन सा दिख रहा है आपको, परपीचुअल। परपीचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखेगा हमेशा किस पर, कॉस्ट पर। अगर ये कॉस्ट सही नहीं है तो इसको लाना होगा नीचे एनआरवी पर। परपीचुअल सिस्टम में आपको एनआरवी एडजस्टमेंट खुद से पास करनी होगी। पीरियोडिक में आप डायरेक्ट चूज करेंगे दो में से किसी एक पर, यानी आप क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी पीरियोडिक में आप क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट ही किस पे करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, तो लिहाजा वहां पर आपको अलग से कोई एनआरवी एडजस्टमेंट पास नहीं करनी पड़ती, अगर याद हो तो। while carrying out the physical inventory count at year end the following methods were identified। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3900, यकीनन कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 23,580। गुड्स कॉस्टिंग 1000 were slightly defective, these can be sold for rupees 1130 after incurring 200 रुपए का खर्चा। 1130 माइनस 200, 930। जागो यार, जागो यार, 930। इसका मतलब क्या हुआ, इस 3900 के बैलेंस में कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट क्या है, 1000 रुपए है, उनकी एनआरवी 930 रुपए है। तो 1000 इसमें मौजूद है ना, तो इसमें मौजूद 1000 को 930 बनाने के लिए हमें एडजस्टमेंट कितने से पास करनी है, तो इसका मतलब हमें एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट क्या करनी चाहिए, पास करनी चाहिए। तो परपीचुअल सिस्टम में हमेशा आप कॉस्ट और एनआरवी का डिफरेंस लेकर एडजस्टमेंट पास करेंगे, अगर एनआरवी लोअर हो तो, अदरवाइज नहीं। तो इधर स्टॉक कितने पे वैल्यू हुआ है, 1000 पर, वैल्यू कितने पे होना चाहिए, 970, 930 पर। तो 1000 को 930 बनाने के लिए तो एंट्री क्या बनाओ, COGS डेबिट 70 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 70 से। गुड्स कॉस्टिंग ₹670, यार जाग जाओ भाई, परचेज ऑन क्रेडिट, वो गुड्स जो आपने 670 की खरीदी थी उधार पर, वर रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 28 दिसंबर 2017, बट द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। परचेज रिटर्न तो है, सिस्टम परपीचुअल है, तो परचेज रिटर्न का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। एंट्री बनेगी क्रेडिटर या सप्लायर डेबिट, अकाउंट पेएबल डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 670। सिस्टम परपीचुअल है बेटा, पीरियोडिक नहीं है। अगर क्या होता, पीरियोडिक होता तो एंट्री बनती अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, उसका इफेक्ट किस पर आता है, ट्रायल बैलेंस में मौजूद परचेज के बैलेंस पर। सिस्टम कौन सा है, परपीचुअल है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री खरीदते हुए हमने परचेज डेबिट नहीं की, बल्कि इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया था, तो लिहाजा वापस करते वक्त भी इन्वेंट्री अकाउंट ही क्रेडिट करना होगा। तो हमें जागने की जरूरत है यार, यस जागने की जरूरत है। तो 3900 में से 70 माइनस कर दीजिए, 670 भी माइनस कर लीजिए, नेट अमाउंट बताइए जल्दी से, शाबाश। 3000। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू शो करेगी, एक सवाल का जवाब। आवाज नहीं आ रही। अगला सवाल, हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना बैलेंस शो करेगी, 23,580 प्लस 70, 23,650।
तो सवाल क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ टीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। 23,600। अगला सवाल भी आ गया मेरे ख्याल से। इन्वेंट्री कितनी वैल्यू पर आएगी, 70 भी माइनस कर दिए, 670 भी माइनस कर दिए, कितना बचा, 70 किसका था, एनआरबी लॉस का, और 670 जो था वो परचेज रिटर्न था, गुड रिटर्न का इफेक्ट था। परपेचुअल सिस्टम में गुड रिटर्न का इफेक्ट किस पे जाता है, इन्वेंट्री अकाउंट पर, परचेज रिटर्न का इफेक्ट। इस चैप्टर में इतनी बातें हैं कि इससे थ्योरी भी रिवाइज हो सकती है। इस चैप्टर की अहमियत इतनी। Following is the extract from the trial balance of Tulip Enterprises for the year ended 31st December. Please समझो, एडवांसेस कितने, तो ये एडवांस डेबिट हुए हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जेब से कैशिया बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, एडवांस डेबिट हुआ है कैशिया बैंक, तो ये वो एडवांस है जो हमने किसी को दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे पास पहले से कितना मौजूद है, और अचीवमेंट डेप्शन कितनी मौजूद है। आमतौर पे अगर कोई डेट ना लिखी हो और कोई इन्फॉर्मेशन, तो हम ये करेंगे ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन, और हम इस साल की डेप्शन का करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यस और नो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बेहतरीन बात क्या है कि फाइनल अकाउंट का एक एक पीस क्या हो रहा है, सोल्व होता जा रहा है। अ मशीन कॉस्टिंग ₹450, अ मशीन कॉस्टिंग ₹450 was received on 1 October 2017। मशीन कब रिसीव हो गई, आप कहां खड़े हैं, क्योंकि आप इस मशीन की कीमत एडवांस में दे चुके थे, तो मशीन आते वक्त आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। हालांकि मशीन आते वक्त आपको एंट्री बनानी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट एडवांस क्रेडिट। इस तरीके से ये मशीन आपकी इस कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकती, और जो एडवांस था वो 100% था, वो पार्ट एडवांस नहीं था। अब अगर मैं बोलूं ये 50% था, अगर मैं बोलूं ये एडवांस जो है ये 50% है, तो फिर मशीन आते वक्त एंट्री 450 से नहीं 900 से बनेगी। यार जागो जागो जागो, तो फिर एंट्री बनेगी मशीन डेबिट 900 से, एडवांस क्रेडिट 450 से, और बकाया रकम अगर अब तक पे नहीं हुई तो अक्रूड पेएबल लायबिलिटी अदर पेएबल, ख्याल रखने की जरूरत है। अगर बेटा पेमेंट कर दी होती तो मसला ही नहीं होता ना यार, ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या सोच रहे हैं, अ मशीन कॉस्टिंग ₹450 was received on 1 October 2017 against 100% advance payment. The advance has not yet been adjusted due to, मशीन आ गई है, इनवॉइस नहीं है, कोई मसला नहीं, मशीन तो आ गई है ना, कब से आ गई है, तो एलिजिबल फॉर। अच्छा अब एक बात समझेगा, ये सवाल एमसीक्यूज में कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, और ये जो बच्चे के ना थ्योरी आ रही है थ्योरी आ रही है, वही बातें हम क्लास में बार बार बोल रहे होते हैं। पहला पॉइंट सुन ले अच्छी तरीके से, एक मशीन आपने खरीद ली है लेकिन वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तो क्या उस पर डेप्शन चार्ज करें, नो। पॉइंट नंबर 1, एक मशीन आपने खरीद ली है 1 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो गई 31 मार्च तक, आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया 1 जुलाई से, ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो इस मशीन पर आप कितने मंथ्स की डेप्शन चार्ज करेंगे, 6 महीने की 9 महीने, 9 महीने, क्योंकि ये मशीन 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से अवेलेबल फॉर यूज हो गई, आपने देर से इस्तेमाल करना शुरू आई जब, लेकिन इंस्टॉल नहीं थी ना, काबिल इस्तेमाल नहीं थी, इंस्टॉल करके रेडी टू यूज कब से हो गई, समझने वाली बात। तो अगर मशीन अवेलेबल फॉर यूज होगी हो लेकिन इस्तेमाल लेट शुरू हुआ हो, तो मशीन डेप्शिट होगी उस पॉइंट से। क्यों, अगर लाइफ डिफाइन हो रही है किसमें, ईयर्स में, तो टाइम तो गुजरना, लाइफ उसकी शुरू हो गई अवेलेबल फॉर यूज होते ही। अच्छा एक और सवाल पेपर के अंदर, वो क्या है,
अगर कोरोना की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से फैक्ट्री पूरा साल क्या रही, बंद रही, या 6 महीने क्या रही, बंद रही, तो क्या फिर भी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्शन चार्ज होगी? हाँ चार्ज होगी, हाँ चार्ज होगी, हाँ चार्ज होगी। अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है, आरबीएम है या एसवाईडीएम, इसको बोलेंगे आइडिल। आइडिल मतलब बेकार पड़ा रहा। क्या? एक एसेट इंस्टॉल हुआ था लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो क्या आइडिल एसेट की डेप्शन चार्ज होगी? यस चार्ज होगी। कौन से मेथड में चार्ज होगी? एसएलएम में, आरबीएम में, एसवाईडीएम में। कौन से मेथड में चार्ज नहीं होगी? तो पेपर में एक सवाल है, वो सवाल क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डेप्रीसिएशन ऑफ आइडल एसेट इज चार्ज। अब एग्जामिनर की मर्जी है, चार्ज नॉट चार्ज, जो दिल करे पूछ ले। तो चार्ज बोल दे तो देख लें, एसएलएम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्लिक कर दे। आरबीएम लिखा हुआ है, क्लिक कर दे। एसवाईडीएम लिखा हुआ है, क्लिक कर दे। अगर नॉट चार्ज लिखा हुआ है तो प्रोडक्शन आर मेथड और क्या कहते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, उसको चूज कर ले, जो कि वो यूजेज बेस्ड मेथड। जवाब चाहिए। इनमें से कौन से दो मेथड्स के अंदर डेप्रीसिएशन, दो भी बोल सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डेप्शन फॉर आइडल एसेट इज चार्ज? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, दूसरे में लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरे में लिखा हुआ है प्रोडक्शन आर मेथड, चौथे में लिखा हुआ है क्या कहते हैं, आरबीएम मेथड, दूसरा और चौथा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड डेप्शन ऑफ आइडल एसेट इज नॉट चार्ज? 1 और 3 पता है ना भाई। 1 और 3 का मतलब क्या है? पहला वाला यूपीएम है, तीसरा वाला पीएचएम है। ये तमीज होनी चाहिए, पक्का ना भाई? अच्छा ओके, एक सवाल और करो। In which of the following two methods depreciation is considered as fixed cost? Option वही है। In which of the following two methods depreciation is considered as fixed cost? In which of the following two methods depreciation is considered as fixed cost? एसएलएम और आरबीएम में डेप्शन फिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर जितना वक्त गुजरा है, जैसे वक्त गुजरने पर रेंट ड्यू हो रहा है, जैसे वक्त गुजरने पर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, जैसे वक्त गुजरने पर एम्प्लॉइज की सैलरी, भले वो काम करे या ना करे, तो यहाँ एसेट इस्तेमाल हो या ना हो, ये फिक्स डेप्शन तो क्या होगी? चार्ज होगी। इसका मतलब एसएलएम, आरबीएम और एसवाईडीएम के तहत चार्ज होने वाले डेप्शन फिक्स कॉस्ट है। In which of the following two methods depreciation is considered as variable cost? इनमें से कौन से दो मेथड है जिसमें डेप्शन को फिक्स कॉस्ट, डेप्शन को वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा? प्रोडक्शन आर मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बड़ा एक्टिवली आपको मैंने बताया, इकोनॉमिक्स में ही बताया हुआ है, आपको अकाउंटिंग में बताया हुआ है, लेकिन बस एक पेपर में पता नहीं क्या होता है, एक्टिव नहीं बैठे होते। बहरहाल तो फिल वक्त तो ये एडवांस जो है वो 100% है। तो एडवांस क्रेडिट करना है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करना है। भाई जाग जाओ यार। टीई डेप्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट 15% बैलेंस ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले ये बताइए, तवज्जो कीजिएगा, ये बैलेंस प्लीज, ये वाला बैलेंस 12,500 450 ऐड करने से पहले है? यार बोलो ना यार। तो ये उन एसेट का बैलेंस है जो साल के स्टार्ट से लेके साल के एंड तक, और ये इन्हीं एसेट की एक्यूमुलेटेड। तो क्या करते हैं, तब तो दरकार होगी आपसे। हमने लिखा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, जवाब दो भाई। हमने लिखा 12,500 माइनस 4,630, डिफरेंस क्या आया? ओपनिंग डब्ल्यू डीवी। कोई जवाब नहीं देगा? 7,870। इसका निकाला हमने कितना परसेंट? 15%। और निकाल ली पूरे साल की डेप्शन कितनी? ठीक है बेटा। फिर हमने लिखा 450, उसका निकाला हमने 15%। लेकिन ये एसेट कब से अवेलेबल हुआ? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
और ये एसिड इस साल आया है, तो आरबीएम होते भी इसके ऊपर पहले साल तो कॉस्ट पे एडेप्शन क्या होगी, चार्ज होगी 16.88 कर दे। सम कर दे, अरे भाई सम कर दीजिए। 1197.38 एंट्री क्या बनी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated डेबिशन क्रेडिट 1197.38 1197.38। जवाब दे बेटा, क्लियर? अच्छा, और दूसरी एंट्री क्या बनी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट एडवांस क्रेडिट 450। भाई तवज्जो से है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अब क्या बनेगी, SOFP, यार जवाब दो ना, क्या बनेगी, तो SOFP बनाते वक्त आप 12,500 में 450 का कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके एसेट की क्लोजिंग कॉस्ट क्या होगी, 12,950, उसमें से लेस करवाओगे 4,630 प्लस 1197.38। यार जवाब दो, यार जवाब दो, 5,000, तो 12,950 में से 5,000 5,000 5,000 क्या कर रहे हो आप लोग, 5,827.38 का करवा दो, लेस करवा दो 7,000। ये क्या है, WD, जो कहां दिखेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो अगर बोले एक्सपेंस कितना है, इतना, अगर बोले WDV कितनी है, तो इसमें पहले इसको ऐड करवाया, इसमें इसको ऐड करवाया, दोनों का कर दिया, नेट कर दिया। अगर फर्ज करें, ठहरी का जरा एक एहतियातन बात बता दूं, अगर ये 450 का बैलेंस पहले ही इसमें मौजूद होता, तो ये कितना होता, 12,000। तो डेप्शन कैलकुलेट करते वक्त हम इसमें से पहले उस एसेट को अलग कर लेते जिसपे हमने चार्ज करनी थी फ्रैक्शनल डेप्रिसिएशन, याद है या भूल चुके हैं, और जो बाकी बचते उस पे चार्ज करते कॉस्ट पर फुल ईयर, अगर स्टेट लाइन है और कोरिलेटेड वैल्यू नहीं है, अदरवाइज ओपनिंग कॉस्ट से लेस करवा दिया, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन, बिल के WD उस पर रेट लगा दिया, और जो एसेट नए आए थे उनकी कॉस्ट पे रेट लगा के उनको टाइम अपोर्शन क्या कर दिया, जैसे अभी किया आपके सामने। जाग रहे हैं ना भाई, पक्का जाना है जी, 7 बजे बिल्कुल जी, भले आप जा सकते हैं, मसला नहीं, जी आप जा सकते हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, कैलकुलेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट वुड बी प्रेजेंट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी जवाब दिया ना, कितना आया आंसर, 7,000। पक्का कंफर्म। नमाज टाइम, बिल्कुल नमाज टाइम है, बिल्कुल भाई, नमाज का ब्रेक कर, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसको खत्म करते हैं आज।